नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशा शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। पिछले अध्याय में हमने जो चर्चा की थी भारतीय संविधान की, उससे आगे चर्चा करते हुए इसका दूसरा पार्ट आज। तो भारतीय संविधान की 10 विशेषता हमने पहले अध्याय में पढ़ ली थी। अब जो 11वीं विशेषता वो है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का संयोग। भारत है उसमें देखो संघ क्या होता है। संघ अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। लेकिन भारत में जो संघ है वो कोई संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ राज्य और केंद्र ने कोई समझौता नहीं किया। भारत में संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया। हमें कह रहा है भारत का ये जो संघ है वो राज्यों का संघ है। अमेरिका में जो संघ था वो था केंद्र और इकाइयों के मध्य समझौते का परिणाम, तो वो भारत में नहीं है। तो ये अमेरिका की तरह नहीं है। यहाँ केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राज्य को स्वायत्ता प्रदान की गई। हमने केंद्र को भी शक्तिशाली बनाया है और साथ साथ राज्य को भी क्या दी है, स्वायत्ता दी है। यहाँ 3 सूची है, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। तो राज्य सूची को यदि हम छोड़ दें तो बाकी पर जो कानून बनाने का अधिकार वो किसको दिया गया है, केंद्र को दिया गया है। इसके अलावा मतलब हमने केंद्र को शक्तिशाली बनाया और जहाँ केंद्र शक्तिशाली है वहाँ एकात्मक होता है संविधान। आपातकालीन शक्ति में सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है और राष्ट्रपति इनका प्रयोग करते हैं, तो ये भी एकात्मक का प्रभाव देखने को मिलता है। इकरी नागरिकता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सारे हमें एकात्मक की ओर झुकाव प्रदर्शित करते हैं। अगर हम संघात्मक की बात करें तो भारत में स्वतंत्र न्यायालय है जो संघात्मक की विशेषता है। केंद्र और राज्य के मध्य हमने शक्ति का वितरण किया है, जो शक्ति का विभाजन 3 सूचियों में किया वो संघात्मक है। इसके अलावा दोहरी यहाँ शासन प्रणाली है केंद्र और राज्य की, वो संघात्मक है। तो दोनों का तत्व का हमें क्या मिलता है, संयोग मिलता है। इसके अलावा अगली है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखो संविधान की रक्षा करने के लिए और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु हमें स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। संविधान की रक्षा जब तक अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो संविधान की रक्षा नहीं होगी। अब देखो हमने स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे रखा है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो करता कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति इनको हटा नहीं सकता, इसका मतलब वो निरंकुश नहीं हो सकता राष्ट्रपति। अब इनको जब हटाया जाता है तो संसद क्या करता है, महाभियोग के द्वारा इनको हटाता है। तो राष्ट्रपति के हाथ में ये नहीं है कि उसने नियुक्ति भी कर दी और हटा भी दिया। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति निरंकुश हो जाता। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन करते यदि राष्ट्रपति क्या कार्यपालिका ये कोई असंवैधानिक आदेश निकाल दे या फिर विधायिका है, व्यवस्थापिका है, वे कोई असंवैधानिक कानून बना दे तो ये जो न्यायालय है ये उस कानून की जांच करती है और वो कानून यदि उल्लंघन करता है संविधान का तो उसको अवैध घोषित कर सकती है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन अगर आपका हो रहा है तो भी न्यायालय रिट जारी करता है। 5 प्रकार के रिट जिनकी हमने एक बार पहले चर्चा की थी, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, ये सारी रिट जारी करते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान है कठोर व लचीले का समन्वय। कठोर का अर्थ होता है कि संविधान में यदि हम संशोधन करना चाहें तो वो प्रणाली बड़ी कठोर है, वो कठोर में आ जाती है। तो अपने यहाँ संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है, संसद को है। अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संविधान में संशोधन संसद करेगी। अब अपने यहाँ कुछ उपबंध तो ऐसे हैं जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत मतलब जो उपस्थित सदस्य हैं उनका, जैसे 100 में से 51 उपस्थित है तो उन 51 सदस्यों की जो जिस तरफ वोट पड़ता है तो उसको क्या करते हैं, संशोधन कर सकते हैं। कुछ उपबंधों में संशोधन हेतु ये जो अपनी संसद है, इस संसद के हमें दोनों सदनों के का पूर्ण बहुमत चाहिए। जो सदस्य उपस्थित है उनका पूर्ण बहुमत चाहिए। उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। कई उपबंध संविधान के ऐसे हैं जिनमें हमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो प्रणाली है जिसको हम कहते हैं कि वाकई में भारतीय के संविधान कठोर है, वो है 2/3 बहुमत के साथ आद्य राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। तो यहाँ ये चीज़ें, मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है उसको चेंज करना हो, अपने यहाँ संघात्मक और एकात्मक शासन है उस शासन को चेंज करना हो तो उसमें हमें 2/3 बहुमत चाहिए संसद का। इसके अलावा आद्य राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। तो कठोरता तो हमने लिया अमेरिका के संविधान से और लचीलापन है वो लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से। तो ये कठोर और लचीले का क्या है, समन्वय है।
इसके अलावा है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समर्थन। न्यायिक पुनरावलोकन ये अमेरिका के संविधान से लिए है, संसदीय संप्रभुता ये ब्रिटेन के संविधान में। तो हमने इन दोनों का क्या कर दिया, समन्वय कर दिया। अब कार्यपालिका के आदेशों व विधायकों के कानूनों को संविधान के विरुद्ध होने पर अवैध घोषित करना, यह है न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये यहाँ तो हमने न्यायिक पुनरावलोकन कर दिया। दूसरी तरफ हमें यहाँ अनुच्छेद जो भारत का संविधान है वो ये कहता है कि कानून बनाने की शक्ति किस में है, संसद में है, और संसद जो चाहे वो कानून बना सकती है। तो यहाँ हमने संसद को क्या कर दी, संप्रभुता प्रदान कर दी। तो इन दोनों का क्या है, समन्वय। विश्व शांति का समर्थन, भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते हैं और उसके करते हुए विश्व शांति का समर्थन है। भारत पूरी विश्व को अपना परिवार मानता है। और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा व राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए हमने ये कहा है कि जब भी भारत किसी देश के साथ अपने संबंध बनाए तो उन संबंधों की स्थापना न्यायपूर्ण तरीके से करे। भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और दूसरे देश यदि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो भारत बर्दाश्त नहीं करता। जैसे कभी कभी पाकिस्तान कर लेता है, चीन यदि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो भारत वो बर्दाश्त नहीं करता। पंचशील व गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई है। गुट निरपेक्षता मतलब ना तो भारत साम्यवादी गुट में शामिल हुआ और ना ही भारत पूंजीवादी गुट में शामिल हुआ। इन दोनों से अलग भारत है, वो हमेशा अन्याय का विरोध करता है। आपातकालीन उपबंध, तो भारत के जो भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई। आपातकालीन शक्तियों में क्या होता है, देखो कि जब भी आपातकालीन शक्तियाँ होती है तो उन शक्तियों में हमने ये देखा है कि जब भारत के किसी भी भाग में, अनुच्छेद 352 ये कहता है भारत के किसी भी भाग में यदि कहीं पर भी सशस्त्र विद्रोह हो जाए या किसी देश बाह्य आक्रमण कर दे कोई देश, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए पूरे देश में आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 है, ये राज्य में लगता है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल जब भी राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है तो उस प्रतिवेदन में यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है तो वो वहाँ राष्ट्रपति 356 का प्रयोग कर सकता है। धारा 360 कब प्रयोग होता है कि यदि भारत की वित्तीय शाख को खतरा पैदा हो जाए, अपनी जो क्रेडिट है भारत की जो शाख है उसको खतरा पैदा हो जाए तो 360 का प्रयोग करता है भारत। अभी तक हमने इसका भी प्रयोग कर दिया, इसका कर लिया, लेकिन 360 का प्रयोग अभी तक भारत में नहीं हुआ। तो आपातकालीन उपबंधी राष्ट्रपति को दिया है जो हमने जर्मनी से लिए। इसके अलावा देखो अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, देखो ऐसे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन में हमेशा क्या होती है, दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका है वहाँ दोहरी नागरिकता, एक राज्य की और एक संघ की। लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ नागरिकों को सिर्फ संघ की प्रधानता दी गई है, राज्य को नागरिकता हमने नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि हम केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, इसलिए हमने राज्य की नागरिकता नहीं दी, केंद्र की नागरिकता दी है। जिन देशों में संघात्मक शासन है वहाँ दोहरी नागरिकता प्राप्त है, पहले तो संघ की दूसरी राज्य की, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, वहाँ इनको दोहरी नागरिकता। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, ये जो अपना संविधान है इसमें हमने भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में हमने नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। भाग 4 में हमने नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। इसके अंतर्गत क्या करता है राज्य, इसके अंतर्गत राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अब राज्य अनेक लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, जैसे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सारी राज्य करता है। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता है अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था। अब जो संख्या में कम है, धार्मिक धर्म के आधार पर संख्या में कम है या भाषा के आधार पर संख्या में कम है, उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। उनकी हितों की रक्षा के लिए या फिर SC ST OBC, इनको हमने क्या दिया है, विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। इनको मान लो सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है, अन्य कार्यों में भी इनको आरक्षण प्रदान करके विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि ये अपने जो समाज है उनके साथ मिलके चल सके। अब अनुच्छेद 330 और 332,
तो 332 के अंतर्गत तो हमने ST और ये जो SC है इसको विधानसभा में, 330 में तो SC ST को विधानसभा में आरक्षण दिया गया और 332 में लोकसभा में इनको आरक्षण प्रदान किया गया। अब ये आरक्षण जब संविधान लगा तो हमने इनको 10 वर्ष के लिए दिया था, लेकिन धीरे धीरे हमने इसको आवश्यकता अनुसार समय समय पर बढ़ाया है इसको, और अभी भी बढ़ाया जा रहा है। 2020 तक इसको किया जा चुका है। तो विद्यार्थियों, ये थी अपने संविधान की विशेषताएं। अगले अध्याय में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।